प्यारी शारदा नगरी हमारी स्वर्ग से भी सुंदर है। पढ़ रही यहाँ की प्रत्येक बाला शारदा का रूप है। आज मैं डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर बारामती तहसील पुणे से आपके सामने एक पाठ लेकर आई हूँ, जिस पाठ का शीर्षक है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। जी हाँ, 12वीं के सभी छात्रों के लिए यह पाठ एक अलग प्रकार का पाठ है। विज्ञान विषय से संबंधित बायोमॉलिक्यूल्स विषय पर आधारित यह पाठ है और आज इसी पाठ की जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। थोड़ा सा पाठ पढ़ने पर आप लोगों को कठिनाई महसूस होगी, लेकिन चित्रों के माध्यम से विज्ञान की चमत्कारों को जानने के बाद सचमुच यह पाठ भी आप लोगों को आनंददायी निश्चित लगेगा, ये मुझे आशा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, इस पाठ की जानकारी। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ला। हमेशा की तरह सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक का जन्म 6 जून 1947 उत्तर प्रदेश कानपुर में हुआ है। विशेष परिचय के रूप में लेखक के कई पुरस्कार और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर रखी हुई है। बाल साहित्य एवं पशु जगत का विश्लेषण करने में लेखक सिद्धहस्त रहे हैं। बाल साहित्य में बालकों के मनोविज्ञान का अंकन बहुत ही सुंदर किया है और उसके साथ ही भारतीय वन्य जीवों का अनुसंधान परक अध्ययन भी आप करते रहे हैं। उनकी कृतियों का अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाओं में अनुवाद भी हो गया है। डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी को राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये हो गया उनका विशेष परिचय। इसके बाद यह जानकारी उनकी प्रमुख कृतियों का परिचय प्राप्त कर देते हैं। उन्होंने एक बाल धारावाहिक लिखी हुई थी, जिसका टीवी पर, दूरदर्शन पर प्रसारण भी हो चुका है, जिस बाल धारावाहिक का नाम है जासूस परमचंद के कारनामे। बाल कहानी संग्रह भी है। उस कहानी संग्रह का नाम है नन्ना जासूस। सुनहरी परी और राजकुमार नाम का बाल उपन्यास भी है और बाल कविता संग्रह, उनके 3 कविता संग्रह है, बड़े सुंदर है। नंदनवन, आओ बच्चों गाओ बच्चों और मंगल ग्रह जाएंगे, यह उनकी कृतियां हैं। बच्चों के जीवन से संबंधित और बच्चों पर आधारित साहित्य का लेखन लेखक ने किया है। इसीलिए उनका विशेष परिचय देते हुए उन्हें कहा जाता है कि बाल साहित्य एवं पशु जगत का विश्लेषण करने में डॉक्टर परशुराम शुक्ला बड़े सिद्धहस्त रहे हैं। अब यह जो शोधपरक लेख है, जिसका शीर्षक है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, यह शोधपरक लेख है। यह एक साहित्य की विधा है, लेखन लिखने का एक पद्धति है। तो अब हम अनुसंधान परक लेख विधा का परिचय या शोधपरक लेख विधा का परिचय प्राप्त करते हैं।
अनुसंधान, लेख लिखने की परंपरा हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है। लेख में वस्तुनिष्ठता, ज्ञानपरकता, शोधपरकता जैसे तत्व रहते हैं। लेख समाज, विज्ञान, राजनीति, इतिहास जैसे विषयों पर ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ जानकारी का नवीनीकरण भी करते हैं। लेख में उदाहरणों का समावेश लेख को रोचकता प्रदान करता है। शोधालेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक भी। इसमें मौलिक जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है। यह हो गई लेख विधा की सारी विशेषताएं। अब शोधपरक लेखन यदि करना है तो इस लेखन करते समय कौन कौन से मुद्दे होते हैं, किन मुद्दों पर आधारित शोध लेख लिखा जाता है, इस बात की सूची यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी हुई है। सबसे पहले शोधपरक लेखन करते समय विषय का उल्लेख करना आवश्यक है। दूसरी है कि जिस विषय को लेकर आप शोध करना चाहते हैं उस शोध की आवश्यकता के कारणों पर प्रकाश डालना पड़ता है। कारण आवश्यकता के अंतर्गत देने पड़ते हैं। तीसरा मुद्दा है कि उस शोध को लेकर विविध पुस्तकों का अध्ययन आप लोगों को करना पड़ता है, जिसे संदर्भ पुस्तकें भी कहा जाता है। शोध विषय के पुष्टार्थ मतलब शोध विषय से संबंधित अपने शोध को पुष्टि देने वाले विविध संदर्भ पुस्तकों का वाचन हमें करना पड़ता है। इसीलिए शोधपरक लेखन करते समय कितने कौन कौन से पुस्तकें आप उससे संबंधित संदर्भ पुस्तकें हैं उनकी सूची बनाना भी आवश्यक रहता है। उसके बाद है शोध कार्य की सूची। मतलब इस विषय को लेकर यानी एक हाथ विषय लेते हैं आप लोग, तो उस विषय को लेकर और कितने लोगों ने किस किस तरीके से शोध लेख लिखा है और क्या शोध किए हैं, इस तरह की सूची तैयार करनी पड़ती है। यह जानकारी पहले हासिल करनी पड़ती है, चाहे वह शोध इतिहास का हो, चाहे वह शोध विज्ञान का हो, भाषा का हो, किसी भी विषय का शोध यदि हम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस विषय को लेकर अब तक कितने लोगों ने शोध कार्य किया है उस शोध कार्य की सूची तैयार करनी पड़ती है। और शोध विषय की सिद्धता कि इतना शोध हो उस विषय को लेकर होने के बावजूद भी मैं जो शोध कर रहा हूँ या कर रही हूँ वह सबसे अलग कैसा है यह बताना मतलब शोध की सिद्धता। और जो सिद्धता है, जो शोध हम लोग कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष अपनी कॉपी में अंकन करना, उसका टंकलेखन करना वगैरह, ये जो आगे की बातें रहती है वह सिद्ध रहती है। और अंत में जो शोध कार्य
पर, जिस शोध कार्य पर हमने लेखन किया है, उस लेखन का साहित्यिक उपयोगिता क्या है, सामाजिक उपयोगिता क्या है, यानी अपने शोध की उपयोगिता क्या है, वो किस तरह से प्रसंगानुकूल है या समाज के लिए कितनी उपयोगी है, इन सभी बातों का लेखन करना पड़ता है। इन मुद्दों को गौर करके शोधपरक लेख लिखा जाता है। अब देखिए कि आप लोगों को लगेगा कि भाई हमें क्यों इतनी सारी जानकारी बता दी जा रही है। कम से कम भविष्य में जाकर यदि आप इस तरह का एक आध कोई शोधपरक लेख लिखना चाहेंगे, बाद में पीएचडी वगैरह अध्ययन करेंगे, तो वहाँ आप लोगों को ये विषय उपयुक्त रहेगा। या आज भी राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अणुजैविक प्रयोगशाला जैसी अनेक संस्थाएं हमारे यहाँ बेंगलोर, पुणे, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में यहाँ स्थित है, जहाँ पर विज्ञान के छात्र जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक हिंदी का आप लोगों को इसके माध्यम से परिचय हो जाता है, इसीलिए यह पाठ यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ तक कि विज्ञान के छात्र बीएससी भी करते हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार के शोधपरक लेख आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। या अभी आप 12वीं कक्षा में भी पर्यावरण विषय का जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हो सकता है कि वे प्रोजेक्ट भी छोटा सा शोध ही है आपका, वहाँ भी इसी तरह की सीढ़ियाँ थोड़ी सी रहती है। तो ठीक है, समझ गए शोधपरक लेखन के मुद्दे कौन से हैं। अब हम चले जाते हैं इस पाठ के विषय की ओर। इस पाठ में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, यह इस पाठ का शीर्षक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर आपकी किताब में 100 नंबर जो पन्ना है, उस पन्ने पर यह पाठ है। देखिए पन्ना नंबर 100 और 100 पन्ने पर, पन्ना नंबर 100 पर आप लोग देख रहे हैं आपके अभ्यासक्रम में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का यह पाठ है, और इस पाठ की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ये सारे जीव प्रकाश उत्पन्न करने वाले आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो ठीक है, अब ये पाठ की जानकारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है। वैसे मानव सहित हमारे विश्व में अधिकांश जीवों के जीवन में प्रकाश का महत्व है, ऐसा हम कह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके जीवन में प्रकाश का महत्व नहीं होता। हाँ, क्या उदाहरण है इसका? समुद्री घोंघा, उसे क्या कहते हैं? मुक्ता शुक्ति या पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। इसका चित्र यहाँ पर मैंने दिया है आप लोगों को, देख रहे हैं आप? पर्ल ऑयस्टर, या इसे क्या कहते हैं? समुद्री घोंघा। इसके जीवन में प्रकाश का महत्व नहीं है। यहाँ अलग अलग प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, है ना? ये जो है ये बंद है, सीप पूरी तरह से बंद है, और इस बंद सीप में क्या कैसे है कि अंदर जो मोती है, जो पर्ल बनने वाला है, ऑयस्टर जो है वह बंद है, और इसकी यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर प्रकाश नहीं है। और धीरे धीरे जब ये खुल जाता है, तब ये मोती, खुली हुई सिंप इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए क्या कहा गया आप लोगों को यहाँ पर कि कुछ ऐसे भी जीव है
जिनके जीवन में प्रकाश का महत्व नहीं होता। और ये इसका उदाहरण किसका किसका दिया है, इसका यहाँ पर समुद्री घोंघा का, पर्ल ऑयस्टर का। ठीक है, अब देखिए कि पूर्ण अंधकार की स्थिति में विश्व का कोई भी जीव कुछ भी नहीं देख सकता। प्रकाश के अभाव में कार्य करना बहुत ही कठिन काम है। तो अब मानव प्रकाश आवश्यक है, तो मानव और पशु पक्षियों में प्रकाश को पाने का फर्क कैसे है? मानव, आप लोगों को पता ही है कि हम सभी सूर्य चंद्र द्वारा प्राप्त प्रकाश में काम करते रहते हैं, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाता है, चांद निकल आता है, तो उस समय हम कृत्रिम प्रकाश पर अवलंबित होते हैं और कृत्रिम प्रकाश देने वाले टॉर्च, बिजली आदि का हम अवलंब करते हैं। लेकिन मनुष्य की तरह कुछ प्राणी भी ऐसे हैं, जैसे कि उल्लू, बाघ, सिंह, तेंदुआ, बिल्ली आदि पशु पक्षियों के आंखों की संरचना ऐसी होती है कि वे रात के अंधेरे में शिकारी की खोज कर सकते हैं। अपने शिकार की खोज वे स्वयं कर सकते हैं। अब आपने उल्लू, बाघ, सिंह, तेंदुआ ये देखा तो नहीं होगा, लेकिन बिल्ली जरूर देखी होगी। रात के अंधेरे में देखिए बिल्ली की आंखें कैसी चमकती है। यदि नहीं देखी है तो अब देखिए, आपके घर में बिल्ली हो तो अंधेरा कीजिए और उसकी आंखों को देखिए। अब उल्लू, बाघ जंगल में जाकर तो नहीं देख सकते, इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से ये उल्लू की आंखें घने रात के अंधेरे में कैसे दिखाई दे रही है, आपको देख रहे हैं? यह है उल्लू की आंखें, चारों ओर घना अंधेरा है और उसकी आंखें कैसे चमक रही है, देख रहे हैं? यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र में, यहाँ क्या है? बाघ। बाघ की आंखें भी कैसे चमक रही है अंधेरे में। चारों ओर घना अंधेरा होने के बावजूद भी बाघ रात के अंधेरे में भी अपनी शिकार कर सकता है। यह है तेंदुआ। घने जंगल में रात के समय माशे जी बैठे हुए हैं, अंधेरा है, लेकिन फिर भी आंखों की चमक देखिए, कैसा प्रकाश दिखाई दे रहा है ना? तो उल्लू, बाघ, तेंदुआ ये रात के समय भी कैसे देखते हैं। आंखों की संरचना उनकी ऐसी है कि इस रात के अंधेरे में वे पूरी तरह से देख सकते हैं। अब देखिए प्रकाश, दूसरे भाग में हम अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पहले भाग में हमने क्या क्या देखा, तो लेखक का परिचय, परशुराम शुक्ल, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी के, उनका विशेष परिचय प्राप्त किया, उनकी कृतियों का परिचय, शोधपरक लेख विधा का परिचय। शोधपरक लेख लिखना है तो कौन से मध्य महत्वपूर्ण है, जीवन में प्रकाश का महत्व, पर्ल ऑयस्टर जिसको प्रकाश का महत्व जिसके जीवन में बिल्कुल नहीं है, मानव और पशु पक्षियों के प्रकाश को पाने में फर्क, और उल्लू, बाघ, सिंहों, बाघ, तेंदुआ ये रात के अंधेरे में उनकी आंखों की संरचना कैसी होती है, इसकी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।